बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन एक्सरसाइज 6B। इससे पहले हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 6A। आज हम एक्सरसाइज 6B के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि हमने अपने चैनल पे थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको वीडियो के साथ में नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा OL1, इस तरह से OL1, OL2, OL3। इसका मतलब है अगर OL1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि O लेवल्स वीडियो 1, ओके, O लेवल्स मैथ 1 वीडियो 1। अभी हम सिर्फ D1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये O लेवल्स मैथ 1 वीडियो 1, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आ जाए कि वहाँ पे लिखा हो ब्रैकेट में OL2 या फर्ज करें लिखा हुआ है OL5, सॉरी, तो इसका मतलब है कि ये जो मैथमेटिक्स का जो है O लेवल्स का 5th लेक्चर है, ओके। O लेवल्स 5th लेक्चर, ओके। 5th लेक्चर कह लें या आप इसको कह लें O लेवल वीडियो 5, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि जैसे फ़र्ज़ करें कि OL1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 चाह रहे हैं, तो आपको वीडियो नहीं मिल रही, तो आप उसके बाद डेफिनेटली OL2 को देखेंगे। फिर OL2 के बाद जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो आप OL3 को देखेंगे, फिर OL4 को, OL5 को, OL6, OL7, इस तरह से सो ऑन। यानी कि हमने इन सारी जो मैथमेटिक्स की वीडियोस है उसको हमने अरेंज कर दिया है ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि आपने कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन देखना है। इसके अलावा वीडियो के आगे लिखा भी होता है, जहाँ पे आप देखेंगे OL1 लिखा हुआ है, इसके आगे ये भी लिखा होगा कि मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व इन उर्दू, हिंदी और सॉल्व इन इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी है वहाँ पे वो सारा लिखा होगा। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप काफ़ी जल्दी में हैं, आप कहते हैं कि मैंने उसको नहीं पढ़ना, तो आप सिर्फ ये देखें कि OL1 का मतलब है कि O लेवल्स मैथ की पहली वीडियो, फिर OL2 का मतलब है O लेवल्स मैथ की सेकंड वीडियो। और एक और चीज़ बता दें, ये जो O लेवल्स का मैथ है ये बेसिकली क्लास 6 से स्टार्ट होता है। क्लास 6 में D1 बच्चे को लगा दिया जाता है, तो फिर वो क्लास 7 8 तक चलता है। उसके बाद फिर आगे D2 शुरू होता है, और फिर बच्चा डिसाइड करता है कि उसने O लेवल्स में जाना है कि मैट्रिक में जाना है। अगर वो O लेवल्स में जाएँ तो फिर वो D2 कंप्लीट करते हैं, और फिर D1 के कुछ टॉपिक्स जो पहले छोड़ दिए जाते हैं वो फिर वो O लेवल्स में जाके कंप्लीट करते हैं। फिर वो 9th-10th यानी कि वो O लेवल्स की क्लासेस को पढ़ा जाता है। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप तक शेयर करना लाजमी थी। तो आपने कोई भी वीडियो ढूंढनी हो हमारी मैथमेटिक्स की, तो आप इस तरह से उसको जो है वो ढूंढ सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 4। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, आपने ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट का मतलब है कि आपको ना साथ साथ ग्राफ भी दिखा देते हैं हम। ओके जी, ये देखें, ये है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में हमने ग्राफ जो है वो बनाने शुरू किए हैं। तो अब जितने भी आगे ग्राफ्स के टॉपिक्स होंगे उसके लिए हम कोरल ड्रॉ यूज़ करेंगे। पहले हम एडोब फोटोशॉप यूज़ करते थे, इसके अलावा और सॉफ्टवेयर्स मैथमेटिका यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ पे ग्राफ्स इतने कंफर्टेबल नहीं थे जितने के कोरल ड्रॉ में है। तो अब हम कोरल ड्रॉ में ही ग्राफ बनाएंगे। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपने क्या करना है। ये कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे, यहाँ पर देखें एक सिंबल होता है, इस तरह से A लिखा होगा, ठीक है। तो आप A के साथ जो एरो है इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे A भी आ जाएगा, साथ में टेबल आ जाएगा। आपने टेबल पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने इस तरह से इसको ड्रैग करना है, तो ये देखें ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगानी है। एक लाइन जो हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं वो होती है एक्स एक्सिस की, और एक लाइन जो वर्टिकल लगाते हैं वो होती है हमारे पास वाई एक्सिस की। तो जब आपने लाइन लगानी हो तो लाइन यहाँ से आती है, देखें ये है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्री हैंड, 2 पॉइंट लाइन और पेन, और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जो हमें चाहिए थी वो हमने यूज़ कर ली है। हमने यूज़ किया यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन को, 2 पॉइंट लाइन को हमने ड्रॉ किया है। इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके आगे आप एरो लगा दें, तो एरो लगाने से आपके पास ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, फिर एरो लगाने से आपके पास ये वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारा काम किया है। तो हमने ये टेबल बना लिया है। तो अब देखें ये टेबल है। तो अब होता क्या है कि आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स क्या चीज़ होती है। अच्छा देखें, ये जो फ़र्ज़ करें कि ये एक नंबर है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मोटा मार्कर ले लेता हूँ। देखें ये हमारे पास है, अगर एक नंबर है और एक ये नंबर है, ये देखें ये एक लाइन है, ये एक बॉक्स है सारा। ये एक बॉक्स का मतलब है कि ये 1 सेंटीमीटर है। जैसे ये वाला देखें, ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें हर बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप कहते हैं 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो फिर यहाँ पर 1 आएगा, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। फिर अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो जब आप इससे अगला बॉक्स लेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली 2 आएगा। ठीक है, 0 1 2, इसका मतलब है कि आप एक बॉक्स में एक नंबर ले रहे हैं। एक बॉक्स में एक नंबर लेने को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। ठीक है, यानी एक बॉक्स में एक नंबर लेने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। ओके, समझ आ गई आपको। ग्राफ पेपर भी आपका इस तरह का ही होगा, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ याद रखें, अगर पेपर में आपने यूनिट मेजरमेंट्स गलत कर दी, यानी आपको कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लें और फिर कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स लें, तो आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। ओके, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ओके, यहाँ पे देखें, अब इसके बाद क्या कहा है हमें, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि on x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on y-axis। y-axis के ऊपर आपने क्या करना है कि आपने 1 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट्स लेने हैं। तो देखें, अब चलते हैं ग्राफ पे। ये देखें ग्राफ पे क्या हो रहा है कि ये y-axis है। ठीक है, ये y-axis की लाइन है ना, ये वाली सारी, ये आपके पास y-axis है। तो यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं, देखें ये 0 है, तो यहाँ 0 के बाद एक बॉक्स ही आ रहा है, ये बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हमने वहाँ पे 2 लिखा हुआ है। पहले 0 है फिर 2 है, हमने वहाँ पे 1 नहीं लिखा। अगर 1 लिखते तो उसका मतलब था कि 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, हमने यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये 2 हो गया, फिर उसके आगे फिर आपने 2 ऐड करने हैं, क्योंकि आपको कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स। ठीक है, आपने 1 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट्स लेने हैं, तो ये 2 यूनिट्स लेंगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे, फिर 2 यूनिट्स लेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 यूनिट्स लेंगे 6 आएगा, फिर 2 यूनिट्स लेंगे तो 8 आएगा, फिर 10 12, इस तरह से सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो चाहे आप ऊपर मूव करें यानी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ, चाहे आप नीचे मूव करें यानी कि नेगेटिव नंबर्स की तरफ, तो फिर भी आपने 2 का डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस तरह से 2 का डिफरेंस लेते हैं, इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स। ठीक हो गया, तो आपने ग्राफ पेपर लेना है, उस पर आपने पहले मेजरमेंट्स ले लेनी है कि आपने 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लेना है या 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स लेना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके जी, उसके बाद है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 0 to 4। अब आपने इन फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर पेपर में आपको एक फंक्शन आए तो आपने क्या करना है, उस एक फंक्शन का ही ग्राफ ड्रॉ करना है। तो और दूसरी बात आपने क्या करनी है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये बेसिकली पेपर 2 का क्वेश्चन है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, आपने उसका ABC सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने ग्राफ किस तरह का ड्रॉ करना है। तो आप देखें इसके B पार्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइन्स यू हैव ड्रॉन इन A। तो आप देखो बी पार्ट में जो आपने ए पार्ट में जो लाइंस ड्रॉ की हैं उसको आपने चेक करना है बी पार्ट में कि वो लाइंस किस तरह की हैं। तो वो चेक कैसे होंगी, वो तब चेक होंगी जब वो सारी लाइंस एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर आ रही होंगी। अगर आप सारी लाइंस अलग अलग ग्राफ पेपर के ऊपर बना लोगे तो आपके लिए ये चेक करना मुश्किल हो जाएगा कि इन लाइंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक हो गया, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इस बी पार्ट की वजह से ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और अगर ये बी पार्ट ना होता तो फिर आप क्या कर सकते थे, आप हर पार्ट का अलग अलग से ग्राफ बना सकते थे।
और आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर पार्ट का अलग से ग्राफ बना दें, फिर आप एक ग्राफ बनाकर उन चारों पार्ट्स को एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, लेकिन उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, लॉजिक क्या है कि बस ये 4 पार्ट्स हैं, आपने चारों पार्ट्स को आपने एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि वो ग्राफ पेपर के ऊपर जो लाइंस आपके पास आ रही हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक हो गया, चलिए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो अब देखें फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हर पार्ट का बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टेबल बनेगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ओके जी, ये आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका पहले टेबल बनाना है। अब टेबल किस तरह से बनता है, फर्ज करें कि मैंने तो बनाना ही है, लेकिन अगर आप समझना चाह रहे हैं फिर भी देख लें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेबल बनाना आपको बता रहे हैं अभी हम। मैथमेटिका में टेबल बनाने का तरीका अलग है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे आपने जाना है ऊपर वर्ड में, यहाँ पे जाना है आपने इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे आता है टेबल। अब टेबल पे आके आप देखें पहली वैल्यू आ गई, पहला बॉक्स आ जाएगा x और y का, ऊपर x आएगा फिर y आएगा। फिर आप देखें x की वैल्यूज हैं 0 to 4, तो ये आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये देखें ये टेबल बन गया। तो ये जो पहला यहाँ पे आ रहा है बॉक्स, इसमें आपने लिख देना है x। ये जो दूसरा बॉक्स आ रहा है इसमें आपने लिख देना है y। ओके, आप देखें जी x की वैल्यूज पहले आगे 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4। ये हमने क्यों ली हैं 4 वैल्यूज़। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 0 to 4। x की वैल्यूज़ को आपने लेना है 0 से 4 तक। तो ये पहले आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये आ गया 4। ठीक हो गया, यानी कि हमने जो वैल्यूज़ उन्होंने दी हैं आपने वही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने वैल्यूज़ आपको ना दी होती, फिर आप क्या करते, नॉर्मली हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम 3 वैल्यूज़ लेते हैं माइनस की और 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं प्लस की, तो उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। यानी -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3। इस तरह से x की वैल्यूज़ लें तो y के आंसर्स आ जाते हैं, तो वहाँ से ग्राफ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी हैं तो आप उन्हीं को यूज़ करें। अच्छा, आप देखें 0 का मतलब है कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास है ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, उसमें आपने x की जगह पे 0 पुट करना है। ये वर्किंग आप रफ में भी कर सकते हैं, आप नीट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें आपके पास ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अच्छा, आप देखें तो यहाँ पे जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है। ये क्लास 3, क्लास 4 में आप इस तरह की कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, बॉर्ड मैथ्स टाइप जो है, तो इसलिए ये आप इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको रफ में कर रहा हूँ। अच्छा देखें x की जगह पे 0 आ गया और प्लस आ गया यहाँ पर 8। अब देखें 0 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो ये सारा बन जाएगा 0। ठीक है, 0 2 ज़ा 0 और प्लस 8 आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8। ठीक हो गया। अब जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 8 आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, और फिर जब आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह पर आ जाएगा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 8 आ जाएगा आपके पास 12। और फिर जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 8 आ जाएगा 14। तो फिर जब 4 पुट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 8 और 8 आ जाएगा 16। तो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं 8, 10, 12, 14, 16। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स लिख देते हैं 8, 10, 12, 14, 16। ओके जी, ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का जो है वो टेबल बन गया है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसके आगे सॉल्व करना है सेकंड पार्ट का आपने टेबल बनाना है। ये सारे हम टेबल्स बना लेंगे। टेबल्स बनाने के बाद हम इनको क्या करेंगे कि हम इनको पुट कर देंगे इसकी वैल्यूज़ को। तो आप इसी को मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं फिर इसमें जो है वो चेंजिंग कर दूँगा। ये फर्स्ट पार्ट की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। अच्छा, जब आप O3 में जाते हैं ना तो आप ग्राफ्स में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप अक्सर टेबल भी नहीं बनाते, आप मेंटली ही ग्राफ्स को सॉल्व करके तो आप जल्दी जल्दी से उसका ग्राफ बना लेते हैं। लेकिन अभी हम जो वीडियोस बनाते हैं बेसिकली वो क्लास के स्लो लर्नर्स बच्चे या जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, या ऐसे बच्चे जो कि अभी सीख रहे होते हैं उनके लिए होती हैं, जैसे जो जो O1 में है, O2 में है, या जो O3 की इनिशियल स्टेजेस पे हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो आप इसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो आप प्लीज़ हमें बुरा भला ना कहें कि हम ये क्यों इतनी डिटेल्स बता रहे हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त करें ताकि हम उनको समझा सकें जिनको नहीं आता। अच्छा जी, आप देखें जब इसमें ये सारी वैल्यूज़ तो ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये सारी चेंज होंगी, ठीक है, लेकिन x की वैल्यूज़ वही रहेंगी। ओके जी, आप देखें पहली वैल्यू y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो आप जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 0 0 तो आ जाएगा 0 प्लस 2 आ जाएगा 2, सॉरी। अच्छा जी, जब 1 पुट करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, तो 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 आ जाएगा 6, फिर आप 3 पुट करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, फिर आप 4 पुट करेंगे तो 4 2 ज़ा आ जाएगा 8, तो 8 प्लस 2 आ जाएगा 10। ओके, तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट। यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x की वैल्यूज़ जो हैं वो वही रहेंगी, लेकिन जो y की आंसर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 आ जाएगा 0, तो 0 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3। ओके जी, उसके बाद देखें आपने जब 1 पुट करना है तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 1। फिर आपने जब 2 पुट करना है 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 1। ओके, फिर आपने जब 3 पुट करना है 3 2 ज़ा 6, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 3। फिर जब आपने 4 पुट करना है तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 माइनस 3 आ जाएगा 5। ओके जी, ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं इसके थर्ड पार्ट के। अब लास्ट इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 माइनस 6, तो इसमें भी जो y के आंसर्स हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा कि 2 0 0 और आ जाएगा माइनस 6। अब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 4। ओके जी, अब आप क्या करेंगे कि x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 2। अब आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 6 आ जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो 8 माइनस 6 आ जाएगा आपके पास 2। ऑलराइट जी, ये आपके पास आंसर्स आ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इन आंसर्स को आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली जो x और y के आंसर्स आते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जैसे इसमें ये 0 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, यानी x 0 आ रहा है, y 8 आ रहा है, तो ये x आ गया 0 और y आ गया 8। इस तरह से इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए हैं, अब हम इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो चलिए जनाब मूव करते हैं ग्राफ की तरफ। पहला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 से। उसमें पहला नंबर आ रहा है 0 8 को आपने ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है कि देखें x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 8।
तो ये देखें x का 0 ये है और y एक्सिस का 8 ये है, तो पहला पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा 0, 8, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 0, 8। तो इसकी जगह पे हम इसके साथ पॉइंट भी लिख देते हैं 0, 8। तो ये 0 और ये 8, ये आपके पास एक नया सॉफ्टवेयर है जिस आपके लिए, इसको बोलते हैं मैथ टाइप। हम इस मैथ टाइप को यूज़ करके तो हम इस तरह से ना कोरल ड्रॉ के अंदर ना मैथ को टाइप कर सकते हैं। ओके जी, आपके पास आ जाएगा 0, 8। तो जहाँ पे रेड साइन आ रहा है उसके साथ हमने लिख दिया 0, 8, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 0, 1 और 0। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को ड्रॉ करते हैं 1, 0। अच्छा जी, 1, 0 में देखिए कि जो x एक्सिस है उसका है 1 और y एक्सिस का है 0। तो x एक्सिस पे 1 ये है, y एक्सिस पे 0 ये है, तो कभी भी 0 पे पॉइंट नहीं आता, ये यहाँ पर आएगा 1 के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1, 0। ओके जी, अब देखिए 1, 0 जो पॉइंट है उसके ऊपर भी हम एक क्रॉस लगा देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है 2, 12। तो x पे 2 है और y पे 12 है। आई एम सॉरी, यहाँ पे देखें सेकंड पॉइंट है 1 और 10, 1 और 10, 1 और 0 नहीं है, 1 और 10 है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, ये है 1 और 10। तो 1 और 10 जो पॉइंट है, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 10, तो वो यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा 1 और 10, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है यहाँ पे नहीं आएगा, ये इधर आएगा 1 और 10 पे, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 12, ये 2 है और ये 12 है, तो नेक्स्ट क्रॉस जो है वो यहाँ पर आएगा 2 और 12। ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है 3 और 14। ये x एक्सिस का 3 है और ये y एक्सिस का 14 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 14। तो आप उसके साथ ऑर्डर पेयर लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 और 16। तो आप यहाँ पर देखें 4 ये है और 16 ये है, तो हम यहाँ पे इसके रेड क्रॉस कर देते हैं 4 और 16 पे। लेकिन पहले पार्ट के साथ हम आपके साथ जो है ना वो ऑर्डर पेयर्स को लिख देते हैं ताकि आप इजीली देख सकें कि किसका आंसर जो है वो कौन सा है। तो नेक्स्ट है 2 और 12, ये आ गया 2, ये आ गया 12। टू 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 14। ओके जी, 3 और 14 को आपने क्या करना है कि आपने इसको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 14। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 16। तो 4 और 16 के लिए हम इसको पहले जो है यहाँ पर पॉइंट्स को लिख लेते हैं, 4 और 16, ये आ जाएगा 4 और 16। तो 4, 16 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। जब सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ आपने इनको स्केच कर देना है, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेते हैं, कोरल ड्रॉ में यहाँ पर आती है स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट लाइन। ओके, तो आपने पहला पॉइंट इसके ऊपर रखना है, फिर यहाँ से दूसरा इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। इसको थोड़ा सा डार्क कर दें,
तो ये देखें जी, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। जो हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले थे फर्स्ट पार्ट के, उनको हमने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, वो है उसका पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0 2। तो अब हम सिर्फ क्रॉस लगाएंगे, अब हमने वो नंबर्स नहीं लिखने वहाँ पे। पहला है 0 2, तो 0 2 जो है वो हमेशा 2 पर ही आएगा, यानी कि x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 0 2। ठीक हो गया। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है ऑर्डर्ड पेयर वो आएगा 1 4। तो 1 4 जो है वो बेसिकली कहाँ पर आएगा, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 4, ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 4। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो है 2 6। तो अब 2 6 कहाँ पर आएगा, ये x एक्सिस का 2 और ये y एक्सिस का 6, तो ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 6। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3 और 8। तो 3 और 8 जो है वो ये 3 है और ये हमारे पास 8 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 8। नेक्स्ट आपके पास है 4 और 10। तो ये देखें जनाब, ये 4 है और ये आपके पास 10 है, ये पॉइंट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि वही आपने लेनी है 2 पॉइंट लाइन। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो इनको आपने एक लाइन के साथ कंबाइन कर देना है और यहाँ से आपने इस लाइन को थोड़ी सी डेप्थ दे देनी है, यानी आपने इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है। ये आपके पास 2 ग्राफ्स ड्रॉ हो चुके हैं। साथ में ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिखें या ना लिखें, लेकिन आपने कोई ना कि मार्क लगाना होता है। जैसे हम रेड मार्क लगा रहे हैं ना, क्रॉस लगा रहे हैं, आपने भी इस तरह से कोई ना कोई क्रॉस लगा लें या डॉट लगा लें। जैसे भी आपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है कि ये वाले पॉइंट्स हैं जो कि इस पार्ट में आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अब देखें y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। पहला पार्ट है 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, 0 है, x एक्सिस का 0 ये है और y एक्सिस का माइनस 3 यहाँ पर होगा, -2 और -4 के दरमियान। तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाने इनके सेंटर में, ठीक है, -2 और -4 के दरमियान आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास क्या है, 1 और -1। तो अब आप क्या करें कि x एक्सिस का 1 है, y एक्सिस का -1 है, तो ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे इनके दरमियान, यानी कि ये 1 है और ये -1, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, 1 और -1 यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है, 2 और 1। तो 2 और 1, ये x एक्सिस का 2 है, ये y एक्सिस का 1 इधर है, तो 2 और 1 जो है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। 2 और 1 दोनों यहाँ पर मीट करेंगे। और इसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट है 3 और 3। तो 3 और 3, x एक्सिस पर भी 3, y एक्सिस पर भी 3, तो ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे इस जगह पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 और 5। तो 4 और 5 की जब बात करें तो x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का 5 यहाँ पर आएगा 4 और 6 के दरमियान, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सारे पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लिए। अब आप इनको भी एक लाइन के साथ कंबाइन कर दें। लाइन यहाँ से शुरू होगी और ये जनाब इस पॉइंट तक आके इसको मीट करेगी, और यहाँ से आप क्या करें कि आप इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दें। ओके जी, नेक्स्ट अब ये 3 हमने टेबल्स यानी कि 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब है फोर्थ पार्ट की बारी। फोर्थ पार्ट में पहला ऑर्डर पे क्या है, 0 और -6। तो पहला आ जाएगा 0 और -6। तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -6, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट, यानी कि -6 के ऊपर। थोड़ा सा साइड पर आ गया, ये -6 के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 1 और -4। तो x एक्सिस पे 1 और y के ऊपर -4। तो 1 और -4 जो हैं वो यहाँ पर मीट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 और -2, यानी कि x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -2। तो 2 और -2 जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर मीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 3 और 0।
एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0 का मतलब है कि वो 3 पर ही पॉइंट आएगा, तो ये आपके पास 3 के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास 4 और 2। 4 और 2 का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर 2, तो 4 और 2 का आंसर जो है वो आपके पास सी आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 2 मीट करेंगे। ऑलराइट जी, ये लाइन आ गई। अब आप इस लाइन को भी एक ऐसे लाइन के साथ ड्रॉ कर दें। ये लाइन यहाँ से शुरू होगी और ये लाइन आएगी यहाँ तक। तो यहाँ पर आकर तो आप इसको लाइन को हाईलाइट कर दें। ये आपके पास देखिए 4 लाइंस आ चुकी हैं। ओके, तो यानी कि हमने 4 पार्ट्स इसके जो है वो कवर कर ली हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था कि आपने क्या बताना था कि आपने पहले उन लाइंस को आपने स्केच करना है, यानी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 4। हमने इन फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करना था, हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बस ये हमने काम करना था। अब आपने उस ग्राफ को यहाँ पर लेकर आना है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दी लाइंस यू हैव ड्रॉन इन 4। तो आप इन 4 जो लाइंस आपने ड्रॉ किए हैं, इससे आप क्या नोटिस करते हैं। तो देखिए आपने क्या नोटिस किया है। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, उसको मैं यहाँ पर लाकर तो आपको फिर दिखाता हूँ कि वो ग्राफ किस तरह के आ रहे हैं। ऑलराइट जी, ये देखें, वी आर डन। हमने क्या किया है कि पहले हम अगर क्वेश्चन 1 पार्ट 1 की बात करें तो हमने पहले उसका टेबल ड्रॉ किया। y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 के लिए हमने उसका टेबल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। देखिए हमने ग्राफ जो है ना वो सबके अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, आप सबके अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हैं और आप सबका कंबाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। ये पार्ट 1 का ग्राफ है। पार्ट 1 के ग्राफ के साथ हमने ऑर्डर्ड पेयर्स भी लिख दिए हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए पहले 0 8 आ रहा है तो ये आ जाएगा 0 8, फिर 1 0 ये आ जाएगा 1 0, फिर 2 12 ये पॉइंट आ जाएगा 2 12, फिर 3 14 ये पॉइंट आ जाएगा 3 14, फिर 4 16 ये पॉइंट आ जाएगा 4 16। इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। चलते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमने सेकंड पार्ट का भी पहले टेबल बनाया, उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो ग्राफ पे प्लॉट किया तो देखें ये ग्राफ बन रहा है आपके पास। ओके, तो ये देखें इस ग्राफ में हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ को नहीं लिखा, ऑर्डर्ड पेयर्स को नहीं लिखा, इसको डायरेक्ट बना दिया। ये 0 2 ये आपके पास आ गया 0 2, ठीक है पॉइंट, फिर 1 4, फिर 2 6, फिर 3 8, फिर 4 10, इनको कंबाइन किया तो ग्राफ आ गया। इसी तरह से देखें थर्ड पार्ट का ग्राफ आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट के भी जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनको आपने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद कंबाइन कर दिया तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आपके पास ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में है y इज इक्वल टू x माइनस 6, उसका भी हमने ग्राफ जो है वो इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो आप भी ऐसे अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं या आप सारा एक ही ग्राफ बना सकते हैं। बेसिकली जब हम फुल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि आपने अच्छी तरह से समझना है तो फिर सारे ग्राफ अलग अलग ही होने चाहिए ताकि आप डिटेल में समझें कि ग्राफ कैसे बने हैं। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाना भी बता दिया कि आपने कंप्यूटर पे ग्राफ बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन वैसे ग्राफ पेपर आपको वहाँ पेपर में मिल जाता है। आप ग्राफ पेपर लें, उसके ऊपर आप ग्राफ ड्रॉ करें। पेपर में आपने कंप्यूटर पे ग्राफ नहीं बनाना। अच्छा जी, अब बी पार्ट की बात करते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए। तो आप ए पार्ट में जो लाइंस ड्रॉ की हैं उसके बारे में आप क्या नोटिस करते हैं। तो देखिए ए पार्ट की जो लाइंस हैं उनको हमने क्या किया कि उन लाइंस को हमने इस तरह से सारी लाइंस को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया। अच्छा आप देखें, आप या तो आप ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिया करें। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, या फिर उसका हल ये है। उसके अलावा अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिखते तो आपने एग्जामिनर को बताना तो है ना कि ये किस चीज़ की लाइन है, तो आप इस लाइन के साथ उसकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लाइन के साथ इक्वेशन लिखने वाला जो काम है ये लॉजिकल है। ओके, ये जैसे आप आगे मूव करेंगे ए लेवल्स में या बीएस ऑनर्स में जाएंगे तो वहाँ पर यही काम होते हैं कि आप हर ग्राफ में हर लाइन के साथ उसकी इक्वेशन लिख देते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन कैसे आई है। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी, थर्ड लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये वाली है और फोर्थ लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये वाली। ठीक हो गया, ये हमें पास 4 लाइंस हैं जो हमने ड्रॉ की हैं और ये
हमने इसकी इक्वेशंस भी यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखिए 4 लाइंस किस तरह की हैं, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, ये सारी लाइंस ना आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। देखिए ये लाइन, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, चौथी वाली, ये सारी एक ही लाइन में जा रही हैं, एक ही सीक्वेंस में जा रही हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो आपने क्या लिखना है इसके आंसर में, क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लें, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए। तो आप लिख दें कि द लाइंस आर पैरेलल, वहीं पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, इधर ही लिख दें। सोल्यूशन नीचे ले आते हैं, ग्राफ के बाद आ जाएगा सोल्यूशन, या इसके ग्राफ के नीचे इसका आंसर लिख दें, द गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। द गिवन लाइंस आर पैरेलल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द लाइंस आर पैरेलल। ओके जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to +4. On a sheet of graph paper आपने ग्राफ पेपर लेना है, using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis, x-axis के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेना है, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर पर 2 यूनिट्स लेने हैं। फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपने जो x की वैल्यूज़ लेनी है वो आपने लेनी है -4 से लेकर +4 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमने आपको काफ़ी डिटेल से समझा दी है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इनकी स्केचिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, और किस चीज़ से आप कंप्यूटर पर ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने कॉपी के ऊपर ही, ग्राफ पेपर के ऊपर ही आपने ग्राफ को प्लॉट करना है, इसलिए आप ग्राफ पेपर पर ही प्रैक्टिस करें इसकी। ओके जी, फर्स्ट पार्ट है y = 3x + 7। तो ये देखें, फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया y = 3x + 7। अब इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। जब आप ये x की वैल्यूज़ लेनी है -4 से लेकर तो +4 तक। ओके, जब -4 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और आगे x की जगह पर आ जाएगा -4, और उसके बाद आ जाएगा +7। ठीक हो गया। तो 3 4 = 12, -12 + 5, ये आ जाएगा -12 + 7। -12 + 7 का आंसर आता है -5। तो ये -5 जो है ये पहला आंसर आ जाएगा आपके पास, -5। ओके, इस तरह सेकंड जब आप -3 पुट करेंगे इसमें, यहाँ पर x की जगह पर, तो ये आ जाएगा -9 + 7, यानी कि आंसर आ जाएगा -2। फिर जब -2 पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो आ जाएगा यहाँ पे 1, -1 पुट करेंगे x की जगह पर, तो आ जाएगा 4। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ये आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। ये सारा रफ वर्क है, इसको नीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पेपर 1 में आता है। तो जब पेपर 1 में आए तो ये सारा काम आपने मेंटली करना है, इसको आपने किसी कॉपी के ऊपर नहीं करना। और अगर पेपर 2 में भी आए तो फिर भी आपको ये रफ वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसा टेबल बनाएं, और टेबल बनाकर तो आप इसकी स्केचिंग करें। ये सबसे आसान तरीका है टेबल बनाकर काम करने वाला। अच्छा देखें, जब इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना है तो अब चलें वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। पहली वैल्यू है x की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू -5 है। अब देखें x जहाँ पर -4 आ रहा है, ये आ रहा है x -4, ठीक है, ये x -4 है, और y -5, ये -4 यहाँ पे है, y -5, ठीक है। इसको आपने बढ़ाना है इस तरफ, ठीक है, और इसको आपने बढ़ाना है इस तरफ। दोनों को आपने एक दूसरे की डायरेक्शन में बढ़ाना है। जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे ना, वो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पर आपने क्रॉस लगा दें, डॉट लगा दें, उसको मार्क कर दें मार्कर से, पॉइंटर से, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वैसे आप उसको कर दें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर डॉट चलता है, आप पेंसिल से डॉट लगा दें, ये ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, सेकंड वैल्यू देखिए -3 -2। यहाँ पे x हमारे पास -3 है और y है -2। ये -3 है तो ये -2 है। -2 को बढ़ाएं -3 की तरफ, -3 को बढ़ाएं -2 की तरफ। जहाँ मीट करेंगे वहाँ दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आगे -1 0। याद रखें, जब भी 0 के साथ कोई भी नंबर आए तो हमेशा पॉइंट उसके ऊपर बनेगा। 0 के साथ 7 आ रहा है तो इसका पॉइंट 7 पे बनेगा। ये देखें, ये 0 7 का पॉइंट ये वाला है, ये 7 के ऊपर, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद 110 है, वो भी यहाँ पे आप मार्क कर दें, फिर 213 मार्क कर दें, 316 मार्क कर दें, 419 मार्क कर दें। जब आप सारे मार्क करेंगे, हमने इनको इस तरह से मार्क किया हुआ है ऐसे क्रॉस के साथ। जब सारे मार्क करेंगे उसके बाद आपने इन सब क्रॉस को आपने एक सिंगल लाइन के साथ ऐसे कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने से आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आपके पास ये जब स्ट्रेट लाइन आ जाए, जब आप इसको ज्वाइन कर दें तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ज्वाइन करने का मतलब है कि आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का जो है वो ग्राफ आ चुका है। अब एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है -4 -5, ये वो जो सारे हैं, इनको हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पर जो हर पॉइंट है उसके साथ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर भी आता है, इस तरह से -4 और फिर आगे -5। ठीक है, इस तरह से 7 ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन हमने नहीं लिखा। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं हर पॉइंट के साथ, या फिर आप पूरी लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उस लाइन की इक्वेशन लिख दें यहाँ पर, उस लाइन के साथ कहीं भी, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। लेकिन एक कॉर्नर पे लिखेंगे तो ऐसे महसूस होगा, ऐसे पता चलेगा कि जैसे ये जो इक्वेशन है ये इसी लाइन की है। ऑलराइट, तो हमने इस लाइन की इक्वेशन यानी कि y = 3x + 7 उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट आपके पास है y = 3x + 5। जब आप 3x + 5 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले x की जगह पर पुट करना है -4, तो 3 × -4 आ जाएगा -12, -12 + 5 आ जाएगा -7। ठीक हो गया। फिर -3 पुट करना है आपने x की जगह पर, तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, -9 + 5 आ जाएगा -4। फिर ये सारे आंसर आ जाएंगे। बहुत आसान काम है। उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट देखिए -4 -7, x का ये पॉइंट x का है, ये पॉइंट y का है। ये जो x के पॉइंट हैं वो सारे ये वाले हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं जहाँ पे x लिखा हुआ है ये सारे पॉइंट्स x के हैं। ठीक है, और ये जहाँ पर y लिखा हुआ है ये सारे पॉइंट्स आपके पास जो हैं ये y के हैं। अच्छा, अब x का देखिए -4, तो ये x का -4 है। y का -7 देखें, ये नीचे है -7 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए -7 इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, तो आपने -4 को इस तरफ बढ़ाना है। ठीक है, -7 की तरफ। अब देखिए -7 से आप देखें तो -4 इस तरफ आ रहा है, तो आपने इसको इस तरफ नहीं बढ़ाना, ये गलत है। ठीक है, आपने इसको इस तरफ बढ़ाना है, इस डायरेक्शन में। ओके, इस तरह से बढ़ाना है, तो ये इनका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो कुछ बच्चे पेपर में क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ से जो इसको प्लॉट करना है वो यहाँ से इसको इस तरफ बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट को इस तरफ बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को इस तरफ बढ़ा देंगे, तो वो मिलेगा कहाँ पे? जब ये मिलेंगे आपस में दोनों पॉइंट्स, तो फिर ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। इनके मिलने के बगैर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान से आपने नोट करना है कि अगर आप दो पॉइंट्स को स्केच कर रहे हैं एक्स और वाई के, तो आपने उनको एक दूसरे के डायरेक्शन में बढ़ाना है आगे। ऑलराइट जी, तो ये हमने ड्रॉ करने के बाद लिख दिया y = 3x + 5, ये इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y = 3x - 3। तो देखें कितनी जल्दी से ये पार्ट्स गुजरते जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 पे हमने ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आप अच्छी तरह से समझें कि हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं। ओके जी, 3x - 3 का ग्राफ है, तो पहले वही आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है, उनको आपने यहाँ पर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपके पास जो है वो ये आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसके साथ आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देनी है, y = 3x - 3, यही वाली इक्वेशन। ओके, तो ये आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है y = 3x - 6। तो इसका ग्राफ भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको भी आप देख लें। तो ये ग्राफ है y = 3x - 6 का। ओके जी, तो 3x - 6 को देखें, इसका भी हमने वैसे ही किया है। इसके हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के बाद हमने इसको स्ट्रेट लाइन से कंबाइन कर दिया। तो y = 3x - 6 की आपके पास ये लाइन आ जाएगी। ऑलराइट, वेरी इजी वर्क। नेक्स्ट आपके पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए। पार्ट ए में आपने जो लाइंस को ड्रॉ किया है उसके बारे में आप क्या नोटिस करते हैं। तो देखिए, पार्ट ए में जो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, जब ये बी पार्ट आ जाएगा तो आपने पार्ट ए की सारी लाइंस को आपने ऐसे दोबारा से स्केच करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपने ऐसे इन सारी लाइंस को ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ के ऊपर।
ठीक है। जब आप एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे तो अब देखें ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो आपने इसके आंसर में लिख देना है कि ऑल द लाइंस आर पैरेलल। ओके, ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल आ रही हैं। तो आप देखें इसका आंसर इसके बाद आएगा, तो यहाँ पर देखें इसके आंसर में आ जाएगा ऑल द लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास नेक्स्ट ये है, on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to +4। तो ये भी उसी तरह से है सारा क्वेश्चन, आपने ऐसे ही आपने लिखना है इन पार्ट्स को। थोड़ा सा हमने यहाँ पे रफ वर्क कर दिया। ये देखें कि पहला अगर आपके पास -4 पॉइंट है तो उसको आपने यहाँ पे पुट करना है x की जगह पर। ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 2 से आ जाएगा 8 एंड 5 इज़ 13। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 13। इस तरह से आपने बाकी सारे आंसर जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो ये रफ वर्क करने का मकसद है कि आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से आप इसको समझ लें। ओके जी, तो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है -4 13। ये देखिए ये -4 है इस और +13 यहाँ पर है, ठीक है। ये 13 है, ये -4 है। तो आपने इनको एक दूसरे की डायरेक्शन में बढ़ाना है, ठीक है। आपने इसको इस तरफ बढ़ाना है, इसको इस तरफ बढ़ाना है। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वहाँ पर आप डॉट लगा दें या क्रॉस लगा दें, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से -3 11, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये सारे पॉइंट्स पुट करने हैं। पुट करके इनको आपने कंबाइन करना है, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑलराइट, तो इस यहाँ पर आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है y = 2x + 5। वेरी इजी वर्क, आप इसको देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है -2x + 3। तो उसको भी आपने ऐसे पहले उसका आपने टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने उसका ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। एक चीज़ आपको बता दें, ग्राफ ड्रॉ करने में हमने बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत करने का मकसद ये है कि हम अगर कॉपी पे ही ग्राफ ड्रॉ करते और कॉपी पे करने के बाद उसको हम स्कैन करते या उसकी पिक्चर लेकर इस तरह से अपलोड करते तो वो ऐसा रिज़ल्ट नहीं आना था, ठीक है। ये सिर्फ आप तक एक बेहतरीन रिज़ल्ट पहुंचाने के लिए जो है वो हमने ये सारा काम किया है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कौन सा पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है, कैसे हमने पॉइंट्स को ड्रॉ किया है, कैसे इनको स्केच किया है और किस तरह से हम इनकी लाइन जो है इसको हमने ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही हमने किया, टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने उसकी लाइन को कंबाइन कर दिया है, उसके सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया है, एक लाइन से मिला दिया है। तो लाइन से मिलाने के बाद y = -2x - 4 इसकी आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है y = -2x - 7। उसका भी हमने टेबल बना के हमने ऐसे ग्राफ बना दिया है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए। जब भी ये क्वेश्चन आए कि आपने पार्ट ए में जो लाइंस ड्रॉ किए हैं उसके बारे में आप क्या नोटिस करते हैं, तो आपने दोबारा एक ग्राफ को लेकर उसके ऊपर आपने सारी लाइंस को ऐसे ड्रॉ करना है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, चारों को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि उनमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखिए इनके अंदर क्या पैटर्न आ रहा है कि ये सारी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस भी इनके एक ही डायरेक्शन में है सारी। तो आपने यहाँ पर नीचे लिख देना है ऑल द लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। सेम है जैसे ऊपर था, वही आपने स्केल लेना है, 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, फिर 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। तो आपने इनके ग्राफ्स जो है उनको प्लॉट करना है। वेरी इजी वर्क। तो आप देखें पहला हमने प्लॉट किया -4x + 8। तो ये टेबल ड्रॉ किया। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने इसका ग्राफ ले लिया। एक और चीज़ याद रखें, जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो आप देखें जब हमने इसका टेबल बना लिया तो टेबल में देखें जो बिगेस्ट वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वो आ रही है 24, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8। तो आपका जो ग्राफ है ना वो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो होनी चाहिए 24 वर्टिकल वैल्यू, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो होनी चाहिए -8। तो ये देखें हाईएस्ट वैल्यू हमने ले ली है 24, ठीक है। 24 से हम आगे नहीं लेके गए इसको, और यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ये आपके पास आ रही है -8, लेकिन हमारे पास स्पेस थी तो हमने उसके आगे भी ड्रॉ कर दिया। आप ये आगे वाला ना भी ड्रॉ करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले वैल्यूज़ निकालते हैं, टेबल निकालते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास ग्राफ में वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए।
सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू -4x+2, तो उसको भी हमने इस तरह से जो है वो इसकी टेबल बनाकर तो हमने उसकी लाइंस को स्केच कर दिया। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू -4x-3, उसको भी हमने टेबल बनाकर तो उसकी हमने ऐसे लाइंस को स्केच कर दिया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू -4x-6, टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके जी, इसका बी पार्ट देखें, थोड़ा सा टेक्निकल है ये बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है कि राइट डाउन एन अदर सेट ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस, 4 लीनियर फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से जो है वो 4 लीनियर फंक्शंस को लिखें जिनके ग्राफ पैरेलल हों एक दूसरे के साथ। अच्छा, पहले तो आप देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स x एंड y सच दैट एवरी इनपुट x प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली 1 आउटपुट y। फंक्शन क्या होता है कि आप उसमें कोई वैल्यू पुट करें तो उसका कोई आंसर आना चाहिए, इसको कहते हैं फंक्शन। ऐसे नहीं होता कि आप वैल्यू पुट करें तो आंसर कोई ना आए तो फिर भी फंक्शन नहीं होता, या फिर आप वैल्यू पुट ना भी करें फिर भी आंसर आ जाए, ये भी फंक्शन नहीं होता। ओके, फंक्शन क्या होता है कि आप वैल्यू पुट करें और उसमें कोई वैलिड आंसर है, इसको बोलते हैं फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन ये होता है जहाँ पर जिसमें जो वेरिएबल आ रहा है ना, ये वाला, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। देखो x के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, x के ऊपर 1 पावर है, तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ax प्लस b, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। अच्छा, आप देखें, ये कह रहा है कि 4 हमने क्या बताना है कि 4 हमने ऐसे लीनियर फंक्शंस बताने हैं जो कि जिनके जो ग्राफ्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो ये देखें, 4 लीनियर फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर कैन बी रिटन एज दिस। तो देखें, जब भी आप फ़र्ज़ करें कि आपने एक ग्राफ लिया है y इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। अच्छा, आप देखें, जब आप इसमें +1 करेंगे ना, ठीक है, इसका ग्राफ, फिर y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 इसका ग्राफ, फिर y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 इसका ग्राफ, फिर y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 4 इसका ग्राफ। ये देखें, पहली वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सबकी सेम है 2x, ठीक है। जो आगे वाली वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना इस तरह की, जिनमें पहली वैल्यू सेम हो, वेरिएबल वाली वैल्यू सेम हो, इनका ग्राफ हमेशा पैरेलल ही आएगा आपके पास, ठीक है। इनका ग्राफ हमेशा आपके पास पैरेलल आएगा। ठीक हो गया। इसको चेक कैसे करते हैं, अभी आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं चेक करने का। तो ये चेक आपने कर सकते हैं अपने घर में, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने प्रैक्टिस करके जाना है कि लीनियर फंक्शंस का ग्राफ कैसे आता है और ऐसे कौन से लीनियर फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ पैरेलल आता है। लेकिन घर में चेक करना है, जब आपने होमवर्क करना है या आपने प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने यहाँ से खोलना है गूगल को, गूगल खोलने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन ग्राफ्स स्केचिंग, ऑनलाइन ग्राफ्स स्केचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहली आपके पास एक वेबसाइट आएगी, इसको कहते हैं desmos.com, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, ये देखिए मैंने डेस्मोस को ओपन कर लिया है, ओपन हो रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके जी, ये देखें इसके अंदर ये ग्राफ बना हुआ है। अब फ़र्ज़ करो कि आपने चेक करना है कि जो आपने लीनियर ग्राफ लिए हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं। तो पहला ग्राफ हमने क्या लिया है, वो लिया हमने x+1। तो आपने यहाँ पर लिखकर इसको एंटर कर देना है, ये x+1 का ग्राफ आ गया। ओके, ये देखें, ये जो ग्राफ आपके पास आया ना स्ट्रेट लाइन, ये x+1 का ग्राफ है। ओके, तो चलें अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ x+2, एंटर प्रेस किया तो ये देखें x+2 का ग्राफ आ गया। उसके बाद मैं ले रहा हूँ x+3, ये देखें जी x+3 का भी ग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ले रहा हूँ x+4, तो ये देखें x+4 का भी ग्राफ आ गया। अच्छा, आप देखिए जो सारे ग्राफ्स आपके पास आए हैं, ये वाले, ये सारे ग्राफ्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ठीक है। दीज ऑल ग्राफ्स आर पैरेलल, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने इस तरह से दिखा, यही मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो, पहले जो नंबर आ रहा है, जो x हमने लिया है वो सब में सेम है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर वेरी कर रहे हैं, 1 2 3 4 अलग अलग से नंबर आ रहे हैं।
तो जो पहला नंबर सेम हो तो हमेशा ऐसे जो फंक्शंस हैं लीनियर फंक्शंस, उनका जो ग्राफ है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आएगा। ओके तो ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आप पैरेलल ग्राफ्स किस तरह के होते हैं, उनको आपने कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए वापस कर चलते हैं अपने लेक्चर पे। अच्छा जी, तो इसलिए हमने जो है वो ये हमने 4 ग्राफ्स ले लिए हैं कि ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इनके जो ग्राफ हैं वो पैरेलल बनेंगे। आपने इनको स्केच नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ इनके फंक्शंस को लिखना है, बस यही इसका आंसर है। क्योंकि आप देखें क्वेश्चन में क्या आपको कहा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट डाउन एन अदर सेट ऑफ 4 लीनियर फंक्शंस, बस आपने 4 लीनियर फंक्शंस का सेट लिखना है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो उसका सेट लिख दिया, आपने उसका ग्राफ नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, यानी कि आपने 2 बॉक्सेस पर 1 यूनिट लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने एक बॉक्स के अंदर आपने एक ही यूनिट लेना है। और आपने ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस, आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम -3 टू +3, और x की वैल्यूज आपने ये ले ली है -3 से लेकर +3 तक। तो चलें अभी करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपने उस फंक्शन को लिख लेना है जिसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका आपने बाद में टेबल बना लेना है, आपने x की वैल्यूज -3 से लेकर +3 तक पुट कर देनी है। अच्छा आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो ये देखें ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये टोटल हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिया 1 यूनिट, यानी कि इधर आ जाएगा 1। फिर आगे 2 बॉक्सेस के बाद हम लेंगे 2, फिर 2 बॉक्सेस के बाद हम लेंगे 3, ठीक है। इस तरह से माइनस वाली साइड पे भी ऐसे ही करना है। 2 बॉक्सेस के बाद आपने लेना है -1, फिर 2 बॉक्सेस के बाद लेना है -2, फिर 2 बॉक्सेस के बाद लेना है -3, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। और वाई एक्सिस के ऊपर आपने वैसे ही लेना है, 1 सेंटीमीटर पर आपने एक ही यूनिट को लेना है, ओके जी। तो इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स को आप कंबाइन करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है 3 और 15, -3 और 15, तो देखिए -3 आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहा है, -3 और 15, ये -3 है और ये 15 है। तो आप -3 को एक्सटेंड करें 15 की साइड पे, ये -3 को एक्सटेंड करें 15 की तरफ, ये 15 को एक्सटेंड करें -3 की तरफ, दोनों जहाँ पर मीट करेंगे वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इस तरह से -2 पे 12 और -1 पे 9 एंड सो ऑन। ये सारा आपने जब डॉट्स लगा लेंगे उसके बाद आप सबको कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आप साथ लिख दें y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। अच्छा देखें इसका बी पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि द पॉइंट्स A0, -2b एंड C15 lie on the graph in 1. Find the value of A, B and C. Let me check कि C15 है या C1.5 है। हाँ ये C1.5 है, ये C15 नहीं है, यहाँ पर जो है वो टाइपिंग एरर है, तो ये इधर आएगा बेसिकली 1.5, ठीक है। अच्छा आप देखो वो कह रहा है कि द पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स A0, -2b और C1.5 लाई ऑन द ग्राफ, वो इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, तो आपने A, B और C की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ग्राफ होपफुली आपको जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है A0, तो A0 का मतलब है ये जो पहला A है ये बेसिकली एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये जो 0 है ये बेसिकली वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो आप देखिए कि वाई एक्सिस पे 0 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो 0 आपके पास यहाँ पर आ रहा है,
तो जब आप इसको देखेंगे, लेट मी चेक फ्रॉम द बुक। अच्छा, तो अब देखें कि पहले पॉइंट में वाई एक्सिस जो है वो 0 है और एक्स एक्सिस हमारे पास ए है, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो ए है। तो अब देखें कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये बेसिकली क्या है, इसमें एक्स एक्सिस आपके पास 2 है और वाई एक्सिस आपके पास 0 है। तो ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको अगर आप कंपेयर करें तो A0, तो A0 क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा A0, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो 0 कंपेयर होगा 0 के साथ, तो A का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो पहले पार्ट के लिए A का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया। तो उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। आप इसको अपने स्टाइल से किसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपने ग्राफ के ऊपर ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस लाई ऑन द ग्राफ। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट देखें -2b। अच्छा देखें -2b, यानी एक्स एक्सिस का -2 देखें कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है एक्स एक्सिस का -2। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद देखें कि जो वाई एक्सिस का b है वो कहाँ पे आ रहा है, आई एम सॉरी, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस का -2। ठीक है। अच्छा आप देखें वाई एक्सिस का जो b है, तो b बेसिकली आप देखें कि -2 ग्राफ के ऊपर जाके कहाँ पे मीट कर रहा है, ये -2 को बढ़ाएं आगे की तरफ, आगे की तरफ, तो ये जाकर यहाँ पर मीट कर रहा है। तो आप देखें ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बेसिकली -2 और साथ में इधर से y आ जाएगा आपके पास 12। ठीक हो गया, -2 और 12। तो बेसिकली ये क्या होगा कि इसको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ -2b के साथ, तो आपके पास यहाँ पर b का आंसर आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा नेक्स्ट देखें C1.5। अब इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी आ रही थी कि हमने पहले भी इसको 15 लिखा हुआ था, हो सकता है कि ये जो बुक में है वो आंसर गलत हो, लेकिन इससे पहले मैं 1 मिनट बुक से आंसर चेक कर लेता हूँ। तो एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 5। जी, सी का आंसर ना 1.5 है। तो चलें देखते हैं इसको। अच्छा अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि आपने ग्राफ के ऊपर वो वाला पॉइंट ढूंढना है जिसमें जो वाई एक्सिस है 1.5 हो। तो अब देखें वाई एक्सिस जो है 1.5, पहले हम ये बाकी सारा इरेज कर देते हैं। अच्छा अब देखें वाई एक्सिस पे 1.5, ये वाई एक्सिस के ऊपर 1.5 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर ये इस तरफ देखें ग्राफ को मीट करे तो यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके साथ ये मैच करता हो। ठीक है, तो लेकिन अगर आप 15 लें, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस 15 है, तो देखें 15 के साथ ना ये पॉइंट मैच कर रहा है, ये 15 के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स का आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3। ठीक है, तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर तो जो होगा आपने वैसे ही करना है। अगर वहाँ पर 15 आ जाए तो आपने यहाँ पर सी का आंसर लिखना है -3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1.5 दिया हुआ उन्होंने, तो अब हम इसको ज़बरदस्ती इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे देखिए 1.5 ये है, इसको आप ऐसे कंबाइन करें ग्राफ के साथ, तो यहाँ पे मीट कर रहा है। इसको आप ऐसे नीचे ले आएँ तो यहाँ पर देखें ये चीज़, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, तो अब ये पॉइंट तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये स्केचिंग में पॉइंट नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास स्केचिंग में आ रहे थे ना, लेकिन ये वाला स्केचिंग में नहीं आ रहा। तो आपने जब ऐसा केस हो कि स्केचिंग में ना आ रहा हो तो आपने उसको स्केल से यूज़ कर लें। आप स्केल लेकर ऐसे सीधी लाइन लगा लें, ग्राफ पे कहाँ मीट कर रही है, उसको फिर नीचे देख लें कहाँ पे मीट कर रही है। तो देखें जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट आ रहा है 1.5। ये देखें, इसको थोड़ा सा क्लियर देख लें कि ये पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 1.5। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सी का आंसर लिख देना है 1.5। ओके, तो अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ लिया करें कि सर इस क्वेश्चन में ये पार्ट कैसे किया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर दें, लेकिन अगर ना भी दे सकें तो आपने जो है वो
उसका माइंड नहीं करना। हम अगर आज नहीं आंसर देते तो आपको 2-3 दिन बाद उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन जो भी हो वो आप कमेंट्स में छोड़ दिया करें। ओके जी, तो पहले हमारे पास ए का जो आंसर था वो हमारे पास आ रहा था 12। तो यहाँ पे आप लिख दें फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट a is equal to 2, b is equal to 12 और c is equal to 1.5, ठीक है। ये इनके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। आंसर्स कैसे आए हैं आपको आई थिंक सारी समझ आ चुकी है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या होना, शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो वही यूनिट्स हैं जो पिछले क्वेश्चंस में थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो थे। एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस, आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड दिस और इस फंक्शन का फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम -2 to 2। अब देखें आपके पास एक ग्राफ पेपर पर आपने 2 फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आप पहला फंक्शन लिखें, उसमें वैल्यूज़ लिखें -2 से लेकर 2 तक, उनको पुट करें इसके अंदर तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। दूसरा ग्राफ लिखें, फंक्शन लिखें, उसमें आप लिखें वैल्यूज़ -2 से +2 तक, उसके आंसर्स कैलकुलेट करें तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें इनमें जो सबसे छोटा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -4, ठीक है। और जो सबसे बड़ा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इनमें आ रहा है 8, दोनों ग्राफ्स के अंदर, ठीक है। सबसे छोटा आंसर आ रहा है -4 का, सबसे बड़ा आ रहा है 8। इट्स मीन कि आपने जो y की वैल्यूज़ को लेना है वो आपने -4 से लेकर 8 तक लेना है, आपने -4 से लेकर 8 तक, ठीक है, -4 से लेकर 8 तक, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेनी है, आपने x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेनी है। x की वैल्यूज़ तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। y की वैल्यूज़ आप टेबल से निकालते हैं कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यूज़ को लेना है। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो अब देखें ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो पहली लाइन आपके पास है y = 2 - 3x, उसका ग्राफ आपके पास ये आ रहा है। जो दूसरी लाइन है y = 2x + 4, उसका ग्राफ आपके पास ये आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये दोनों ग्राफ आगे दोनों स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, तो आपने इनको प्लॉट कर देना। तो आगे इसका बी पार्ट देखते हैं कि इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है। आई एम सॉरी, इसका बी पार्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो एक छोटी सी बात आपको बता दें कि जो एक्सरसाइज में जो ग्राफ्स है ना, इन्होंने बहुत टाइम लिया है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें तकरीबन 10 से 15 दिन लगे हैं सिर्फ इन ग्राफ्स को स्केच करने में, फिर इनकी लाइन्स को स्केच करने में, और इनके पॉइंट्स को ड्रॉ करके फिर इनके आंसर्स कैलकुलेट करने में। ये सारा काम करने में हमें 10 से 15 दिन का टाइम लगा है, यानी एक एक्सरसाइज पे हमें इतना टाइम लग रहा है। तो इसके बाद भी अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, यानी आप वीडियो देख लें, सारा कुछ समझ लें, फिर चैनल को सब्सक्राइब ना करें, तो ये तो गलत बात है। और फिर आप वीडियो देख लें और अपने क्लास फेलोज़ को शेयर ना करें, ये भी गलत बात है। और फिर आप वीडियो देख लें और आप प्यारा सा कमेंट ना करें कि सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे समझ आ गई है, तो ये भी गलत बात है। समझ ना भी है फिर भी कमेंट करें कि सर मुझे ये मसला है, इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही, आप इस तरह से समझाएं, ऐसे करें वैसे करें। तो क्योंकि आपकी जो सजेशंस हैं हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। तो आई होप कि आपको सारी एक्सरसाइज 6B ग्राफ की समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।